गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शिखर एकेडमी की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस कोरोना महामारी के चलते ये जो मुहिम चलाई है शिखर एकेडमी ने कि जो विद्यार्थी हैं वो घर बैठे अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी करें। आपका मैथमेटिक्स का जो क्लास 10 का जो पेपर है वो भी बाकी चल रहा है। इस महामारी के चलते भी इसको निरस्त दिया गया है। इसकी जो आगे की डेट है अभी घोषित नहीं हुई है, तो इसकी तैयारी के लिए और जो विद्यार्थियों ने 9th की क्लास लगाई थी यानी जिनकी एग्जाम होनी थी वो एग्जाम और रद्द कर दी गई और उनको 10th क्लास में क्रमोन्नत कर दिया गया है। और 10th क्लास के विद्यार्थियों की हमेशा मांग रही है कि सर हमें जो समरूपता वाली प्रश्नावली है अध्याय 11 त्रिभुजों की समरूपता कि सर हमें ये प्रश्नावली के अंदर थोड़ा सा ध्यान दें। तो उन विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए अध्याय 11 से हमने ये चैप्टर शुरू किया है। तो जो विद्यार्थी अब 9th से 10th में क्रमोन्नत हुए हैं उनको और जो विद्यार्थी 10th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अध्याय 11 त्रिभुज की समरूपता का टॉपिक हम लेके आए हैं। त्रिभुज की समरूपता देखें। त्रिभुज की समरूपता मैं आपको पहले समरूपता का मतलब क्या है। वे आकृतियां जिनका रूप समान हो, जिनका रूप समान हो वो आकृतियां क्या कहलाती है, समरूप आकृतियां कहलाती है। जिन आकृतियों का रूप समान हो या एक जैसी दिखाई देती हो उन्हें क्या बोलते हैं, समरूप आकृतियां बोलते हैं। और एक होता है सर्वांग सम, एक होता है सर्वांग सम यानी हर तरीके से सर्व रूप से समान हो। यहाँ तो रूप समान हो, सर्व यानी हर तरीके से समान हो, वो क्या कहलाती है, सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। इनमें केवल रूप समान होता है, इसमें समान होता है लेकिन सर्व रूप से हर दृष्टि से समान होती है, वो क्या कहलाती है, सर्वांग सम। तो इसके अंदर जो सभी तरीके से समान हो, इसमें रूप समान हो, वो क्या कहलाती है, समरूप। इसका चिन्ह है वो होता है इस प्रकार, ठीक है। और इसके अंदर बराबर का चिन्ह और ऊपर समरूपता का चिन्ह। इसमें समरूपता का चिन्ह ये होता है और इसमें समरूप भी होती है और समान भी होती है, समान भी होती है और उनका रूप भी हर तरीके से समान होता है, वो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सर्वांग सम आकृतियां समरूप भी होती है और क्या होती है, बराबर भी होती है। तो जो आकृतियां सर्वांग सम होगी वो आकृतियां समरूप जरूर होगी। जो आकृतियां सर्वांग सम होगी वो आकृतियां समरूप जरूर होगी, लेकिन जो आकृतियां समरूप है वो सर्वांग सम होना जरूरी नहीं। जिन आकृतियों में केवल ये चिन्ह हो तो उनका जरूरी नहीं कि वो सर्वांग सम हो, लेकिन जिन आकृतियों के बीच में ये चिन्ह लगा है तो वो आकृतियां 100% समरूप होगी, वो आकृतियां 100% समरूप होगी। तो ये तो है बेसिकली डेफिनेशन समरूपता और सर्वांग समता। जिसका रूप समान हो वो समरूप कहलाती है, जो हर तरीके से सर्व रूप से समान हो वो सर्वांग सम कहलाती है। ये समरूप का चिन्ह होता है और ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है। अब समरूपता के अंदर दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात,
संगत कोण समान हो। क्या हो? संगत कोण समान हो। दूसरी बात, संगत भुजाओं का अनुपात दो त्रिभुज, ये केवल दो त्रिभुज, क्योंकि अपनी जो प्रश्नावली है वो है त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता में दो बातें ध्यान रखनी है कि संगत कोण समान हो और संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। त्रिभुज की समरूपता में संगत कोण समान हो और संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, ये अपनी महत्वपूर्ण बात रहेगी। सर्वांग समीकरण, इसमें भी दो बातें ध्यान रखनी है। संगत कोण समान हो। देखो इसकी भी परिभाषा बता रखा मैं कि सर्व रूप से समान, तो संगत कोण समान हो गया। अब यहां पे जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं समान हो, कोण भी समान हो और भुजाएं भी समान हो, दोनों समान होने पर वो सर्वांग सम कहलाएगा। जबकि इसमें क्या है, कोण समान है लेकिन भुजा समान नहीं, भुजाओं का अनुपात समान है, तो ये है त्रिभुज की समरूपता और सर्वांग सम। अब समरूपता की ये तो सिर्फ मैंने आपको जो दो कंडीशन बताई वो किसकी बताई है, त्रिभुज की। अब बात करते हैं समरूपता की, तो ये समरूपता की दो और सर्वांग समता की दो बातें हैं, वो आप नोट कर लें। अब चलते हैं अपने प्रश्नावली का नाम त्रिभुज की समरूपता। समरूपता के अंदर मैंने त्रिभुज के बारे में तो आपको बता दिया, लेकिन कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हमेशा समरूप होते हैं। वो कौन से? वर्त। आप कोई भी दो वर्त लेोगे, कोई भी दो वर्त लेोगे, वो हमेशा समरूप ही होंगे, वो हमेशा क्या होंगे? समरूप। क्योंकि ये क्या होती है? त्रिज्या, रेडियस। तो इसमें केवल एक ही वैल्यू काम आती है, एक ही जो मान है वो काम आता है, इसमें भी एक ही काम आता है। तो जिन आकृति में केवल एक संख्या हो, यदि किसी भी आकृति में केवल मापने के लिए एक संख्या की आवश्यकता हो, वो आकृतियां हमेशा समरूप होगी। कौन सी आकृतियां समरूप होगी? वे आकृतियां जिनको मापने पर केवल एक ही संख्या या एक ही मान की आवश्यकता होती है, एक ही माप की आवश्यकता होती है, वो हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो वर्ग के अंदर केवल त्रिज्या। दूसरा एग्जांपल, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वे त्रिभुज समबाहु, समान जिसकी बाहु यानी भुजाएं, वे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान है, जैसे 5 5 5, और इसको ले लेते हैं 9 9 9। तो इसका मतलब इस त्रिभुज के अंदर एक ही माप है 5, इस त्रिभुज में एक ही माप है 9। इसके अंदर भी कितने की जरूरत पड़ी? एक एक मान की आवश्यकता है, तो ये भी क्या होंगे? समरूप होंगे। इसके बाद में सर वर्ग, कोई भी वर्ग होता है और उसमें कितने मान की आवश्यकता होती है? जैसे 2 2 2
वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। इसकी मान लेते हैं 5 5 5 5। तो इसमें भी एक ही मान की आवश्यकता और इसमें भी एक ही मान की आवश्यकता है। तो जिनमें एक मान की आवश्यकता होती है वो आकृतियां क्या कहलाती है? समरूप। तो दो वर्ग हमेशा समरूप होंगे, दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे, दो वर्ग हमेशा समरूप होंगे। तो जिन आकृतियों में एक एक मान की आवश्यकता होती है वो आकृतियां हमेशा क्या होती है? समरूप होती है। तो ये एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। दो त्रिभुज की समरूपता की दो कंडीशन आपको बता दी और सर्वांग समत्रिभुजों की भी दो कंडीशन आपको बता दी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है त्रिभुज की समरूपता के अंदर। अपना शुरुआत करते हैं, नोट करते हैं। अब चलते हैं इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? इस अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात है परिमेय थ्योरम। सबसे महत्वपूर्ण बात है परिमेय। तो सबसे पहली जो परिमेय है वो मैं लेके चल रहा हूं थेल्स परिमेय। ये देखो, ये जो परिमेय है उससे 3 क्वेश्चन बढ़ते हैं। सबसे पहले थेल्स परिमेय। 3 क्वेश्चन से कौन कौन से बढ़ते हैं? पहला क्वेश्चन, थेल्स परिमेय को सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए। इसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिक परिमेय को सिद्ध करो। ये दूसरा क्वेश्चन। पहला थेल्स प्रमेय को सत्यापित कीजिए, दूसरा क्वेश्चन आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को सिद्ध करो, तीसरा इनका कथन। कथन क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। 3 प्रश्न है। आपकी जो प्रमेय फर्स्ट है वो प्रमेय फर्स्ट 3 प्रश्न बनते हैं। थेल्स प्रमेय को सत्यापित कीजिए, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को सिद्ध करो, और ये जो कथन है वो क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य जो दो भुजाएं बच गई उनको समान अनुपात में विभाजित करती है। ये
एक समान कोणिक, एक समान गणितज्ञ था थेल्स, गणितज्ञ कौन था? थेल्स था, एक यूनानी गणितज्ञ था थेल्स, यूनानी गणितज्ञ थेल्स था, जिसने समान कोणिक, दो समान कोणिक त्रिभुजों पर एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया था। एक यूनानी गणितज्ञ थेल्स था, जिसने दो समान कोणिक त्रिभुजों की समान कोणिक त्रिभुजों की एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया था। वो महत्वपूर्ण तथ्य क्या था? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर आधारित टोटल अपनी 11.1 जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, वो इसी प्रमेय पर आधारित है। तो इस प्रमेय को, कोई भी प्रमेय को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले उसमें 4 पॉइंट अपने को ध्यान में रखने होते हैं। दिया गया, दूसरा पॉइंट होता है सिद्ध करना, दिया गया है सिद्ध करना। तीसरा पॉइंट होता है रचना और चौथा पॉइंट होता है उत्पत्ति। तो 4 पॉइंटों को ध्यान रखें, दिया गया है, सिद्ध करना, रचना और उत्पत्ति। इसमें सबसे पहले दे रहा है कि किसी त्रिभुज की, तो कोई भी त्रिभुज लेते हैं, ये ले लिया जाए अपने त्रिभुज, ये एक त्रिभुज ले लिया, क्लियर? इस त्रिभुज का नाम है ABC। तो इसका मतलब क्या दिया गया है? त्रिभुज ABC में किसी त्रिभुज क्या हो गया? ABC में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इस भुजा के समांतर एक ये रेखा खींच दी, इस रेखा का नाम हो गया DE। तो ABC में DE एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, BC के समांतर क्या है? DE, BC समांतर DE, क्लियर? ये अपने को दी गई है। अब कोमा के बाद में पूछा है अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। जब ये जो इसने बोला कि यदि इसके लिए समांतर खींचेंगे तो ये दो भुजाओं को D और E पर काट रही नहीं काट रही है, तो ये D और E जो है, D है, ये समान अनुपात में विभाजित होंगे। यानी क्या सिद्ध करना है? AD बट्टा DB बराबर AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। कह रहा है जब ये इसके समांतर तो सिद्ध करके बताओ कि ये जो कट रहे हैं कटान बिंदु हैं, ये D को जिस अनुपात में विभाजित करता है उसी अनुपात में ये जो E है वो विभाजित करेगा। तो AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। रचना, ध्यान दें, कभी भी प्रमेय पढ़ो तो एक एक डायग्राम के साथ साथ समझते रहना। अब अपने को क्या करना है? D से और E से मैं इधर लंब डाल देता, क्या डाल दिया? लंब, EF लंब डाला। ये जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, ये चिन्ह किसका होता है? लंब का। EF जो लंब है मैंने किस पर डाला है? AB पर। अब एक चीज मैं यही क्लियर कर देता हूं, इस AB पर लंब डालने का मतलब है कि इस AD पर भी यही लंब होगा, क्योंकि AD और AB का एक भाग है। तो EF लंब डाला किस पर? AB, कोमा DG लंब डाला किस पर?
AC, दो लंब डाला, एक को EF लंब डाला AB पर, DG लंब डाला AC, कोई दिक्कत आपके? इसके बाद में DCD और CD और BE को मिलाया। देखो जैसे जैसे आप काम करते जाते हो वैसे वैसे इधर लिखोगे तो आपके जल्दी समझ में आएगा। इस प्रकार ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो गया, रचना भी कर दी, सील करना वो भी हो गया और जो दिया गया वो भी। अब अपने को इस स्थान से जो दिया गया उसकी सहायता से जो चीज सील करनी है वहां कैसे पहुंचते हैं। देखो किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार के ऊपर ही ऊंचाई होती है। आधार और ऊंचाई के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। आधार और ऊंचाई हमेशा जिस पे लंब होगा उसी त्रिभुज के अंदर ऊंचाई होगी। जिसमें लंब नहीं डाला हुआ है, 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, तो वहां ऊंचाई नहीं होती है। अब देखो मैं इस AB जो भुजा, क्योंकि यहाँ देखो ये तो इसने कुछ समांतर दे दिया था, अब अन्य दो भुजा कौन सी बची? एक AB बची और एक AC। मैं एक बार AB के ऊपर काम करता हूँ। कौन सी भुजा पे काम करता हूँ? AB भुजा पे। AB भुजा पे काम करने का मतलब ADE क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बट्टा क्षेत्रफल त्रिभुज। मैंने क्या कहा? कौन सी भुजा पे काम कर रहा हूं मैं? AB भुजा पे। AB भुजा पे ADE हो गया। अब दूसरा त्रिभुज ले रहा हूं DBE या BED बोल सकते हैं। BED, BED, ADE, BDE, BED बोले कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया अपना दो त्रिभुज। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार। ADE की बात करूं, मैंने अभी बोला था मैं कौन सी भुजा पे काम करना चाहता हूं? भुजा AB पर काम करना चाहता हूं। AB पर काम करना चाहता हूं तो AB का ये भाग है AD, तो आधार ले लेता हूं AD। आधार क्या ले लेता हूं? AD। जब ये आधार लिया तो ऊंचाई क्या होगी? EF। ऊंचाई क्या होगी? EF बट्टे 1/2 गुणा BED। BED इसका आधार क्या ले लेता हूं? DB। इसका आधार क्या ले लेता हूं? DB। और ऊंचाई देखो यदि कोई ये अधिकोण त्रिभुज है, क्या है? अधिकोण त्रिभुज है, तो इसमें जब भी लंब डालना हो तो लंब यहां से डलेगा और ये लंब डलेगा, यानी इस भुजा को आगे बढ़ाने पर यहां अधिकोण में जब इस सिर से इधर लंब डाला जाता है तो लंब हमेशा क्या होगा? त्रिभुज के बाहर होगा इस कंडीशन में। ठीक है, कहीं आप यहां से डालोगे तो ये अधिकोण से यदि डालोगे, न्यून कोण से डालोगे ना, न्यून कोण से डालोगे, न्यून कोण वाले जो सिर से वहां से डालोगे तो बाहर बनेगा, लेकिन अगर अधिकोण वाले बिंदु से डालोगे तो अंदर बनेगा। तो DEB जो त्रिभुज है तो ये इस प्रकार से, ये D क्या है? इसका अधिकोण है। अधिकोण है तो लंब क्या होगा इसका? EF। इसका लंब भी क्या हो गया? EF। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, EF से EF कैंसिल हो गया। बताओ क्या बचा? AD बट्टा DB। किसका मान बचा भाई? क्षेत्रफल त्रिभुज ADE
बट्टा क्षेत्रफल त्रिभुज BED का ये आ गया मान कितना, AD बट्टा DD। इस कौन सी भुजा पर काम किया, A। अब बात करते हैं कौन सी भुजा बच गई भाई, AC। तो भुजा AC के ऊपर बात करूं तो क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बट्टा क्षेत्रफल त्रिभुज, अब ADE हो गया, इस पर कौन सा लेंगे, CDE। अब मैं कौन सी भुजा पर काम कर रहा हूं, AC पर करना हूं तो मैं कौन सा आधार लूंगा, AE लूंगा। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, जब ये आधार लिया तो ऊंचाई क्या होगी, DG। ऊंचाई क्या होगी, DG बट्टा, अब इसका आधार क्या होगा, इसी 1/2 आधार गुना आधार, जब इसी है तो ऊंचाई क्या होगी, DG। 1/2 से 1/2 कैंसिल, DG से DG कैंसिल, क्या आया भाई, AE बट्टा EC। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि जब कोई भी दो समांतर रेखाएं हों और उन समांतर रेखाओं में एक ही आधार के ऊपर यदि कोई त्रिभुज बने हुए हैं, जैसे ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज बना, दोनों किसके ऊपर बन रहे हैं, AB आधार पे। ये त्रिभुज बना, ये भी कहां बन रहा है, AB पे, ये भी कहां बन रहा है, AB पे। तो जब तक ये जितने भी त्रिभुज बने हैं सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो देखो समांतर आते हैं, ये दोनों समांतर हैं, ये दो त्रिभुज हैं BDE CBE, यूं कह सकते हैं दोनों का आधार DE है तो ये दोनों का आधार BC, ये दोनों का आधार क्या है यहाँ पे DE। देखो BDE आधार DE, CBE आधार DE। इस आधार के ऊपर और दोनों ये B तक बन रहा है, ये C तक बन रहा है, ये कहां तक बन रहा है, B तक, ये कहां तक बन रहा है, C तक। इनका क्षेत्रफल क्या होगा, समान। इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज BED बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज CDE। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 नंबर इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं, यानी समीकरण 2 में, समीकरण 2 में मान रखने पर रख दो मान, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बट्टा क्षेत्रफल त्रिभुज CDE, क्षेत्रफल त्रिभुज CDE की जगह क्षेत्रफल त्रिभुज BED लिखा जा सकता है, और इसका मान क्या हो गया, AE बट्टा EC। क्या किया, क्षेत्रफल त्रिभुज CDE की जगह क्षेत्रफल त्रिभुज BED लिख दिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को देखें। समीकरण 1 क्षेत्रफल त्रिभुज ADE
बटा क्षेत्रफल त्रिभुज बीईडी। क्षेत्रफल त्रिभुज एडीई, क्षेत्रफल त्रिभुज बीईडी। जब ये भाग बराबर है तो वो भाग भी क्या होगा, यानी समीकरण 1 व 3 से क्या कहोगे भैया पे कि AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। इति सीधा ये था अपना थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय। एक यूनानी गणितज्ञ था जिसने ये कथन के ऊपर ये जो तथ्य है उसको प्रतिपादित किया और ये अपने थेल्स प्रमेय तो इस पर 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। थेल्स प्रमेय को सत्यापित कीजिए, आधार को समानुपातिक प्रमेय को सिद्ध कीजिए, या ये कथन आ सकता है, बहुत ही सरल है। सबसे पहले ये समांतर दी है और सिद्ध करने के समानुपात में अपन इसके ऊपर क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे और फिर इसको मिला दिया, उपपत्ति त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखा, फिर एक बार इस भुजा पे काम किया, एक बार इस भुजा पे काम किया, दोनों पर काम करने के बाद में ये 9th क्लास की थ्योरम थी अपनी। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। तो ये कंडीशन आ गई समीकरण 2 में के अंदर मान रखा, ये चीज आ गई समीकरण 1 और 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है